हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें, ये टॉपिक फिर से किसके साथ लिंक करेगा? इट स्टिल लिंक्स विद द हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम। अब ये क्या बोलता है? स्टॉल्पर और सैमुअल्सन ने बेसिकली किया क्या 1941 के टाइम? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक थ्योरम डिराइव करने की कोशिश की थ्रू हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम। अब आप सबको अभी तक तो आई होप पता होगा कि हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम बोलती क्या है। जब भी हम हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम क्या कहती है कि जो लेबर अबंडेंट कंट्री है वो क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट भी करेगी और प्रोड्यूस भी करेगी क्या, लेबर इंटेंसिव गुड। और वैसे ही जहां पे कैपिटल अबंडेंट कंट्री की बात की जाएगी वहां पे हम क्या बोलेंगे, जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो स्पेशलाइज करेगी इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो हमने यहाँ बोला कि लेबर अबंडेंट कंट्री में लेबर इंटेंसिव गुड और कैपिटल अबंडेंट कंट्री में ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड। अब इसी बेसिस पे उन लोगों ने क्या किया है, स्टॉल्पर और सैमुअल्सन ने एक थ्योरम डिराइव की। उन्होंने क्या थ्योरम डिराइव की? उनकी जो थ्योरम थी वो बताना चाहती थी कि जब भी दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, ठीक है, लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल अबंडेंट, फॉर एग्जांपल हम इंडिया एंड यूएस की बात करते हैं। आप सब जानते हैं यूएस इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री एंड इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जब भी ये दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, मतलब इंडिया और यूएस जब भी ट्रेड करेगी तो उसका इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिस कंट्री के पास ज्यादा इनकम जाएगी वही कंट्री क्या होगी, उसी कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर जिस कंट्री के लिए हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं, ताकि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आए। तो फॉरेन एक्सचेंज से हम कहना क्या चाहते हैं? हम हमेशा जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मींस इनकम। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि जब भी ट्रेड तो हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन यहाँ पे वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पहली चीज तो आप लोगों को ये याद रखनी है। अब उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द ओपनिंग ऑफ ट्रेड दैट इज फ्री ट्रेड will benefit the relatively abundant factor and hurt the relatively scarce factor of production। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हमने बात की लेबर अबंडेंट कंट्री की, मैंने बोला कि लेबर अबंडेंट कंट्री क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम लेबर अबंडेंट कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो जब लेबर अबंडेंट कंट्री ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, उसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी, तो क्या होगा, कंट्री के अंदर, अगर लेमन लैंग्वेज में हम बोले, हम ये बोलेंगे कि कंट्री के अंदर वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होने वाली है, लेबर। तो लेबर ज्यादा यूज होने वाली है, इसका मतलब क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी इन द केस ऑफ लेबर इंटेंसिव। मैं फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि लेबर तो उतना ही है कंट्री के अंदर। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अब जो लेबर है वो बोलेगा कि मुझे आप लोग क्या करिए, मुझे आप लोग ज्यादा वेजेस दीजिए। तो अल्टीमेटली लेबर की वजह से, डिमांड फॉर लेबर के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में वेजेस इंक्रीज होंगे। और अल्टीमेटली वेजेस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, रिवॉर्ड ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, वेजेस इज व्हाट, वेजेस इज रिवॉर्ड फॉर लेबर। जैसे ही रिवॉर्ड फॉर लेबर इंक्रीज होगा तो हमने क्या बोला कि लेबर को बेनिफिट हुआ। ठीक है, लेबर को बेनिफिट हुआ, विल बेनिफिट द रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर। अब अगर इसी लेबर अबंडेंट कंट्री में अगर हम बात करें अब कैपिटल की, अब वो कंट्रीज फ्लरिश करेगी अकॉर्डिंग टू हेक्स्टर-ओहलिन थ्योरम। हुआ क्या कि लेबर अबंडेंट कंट्री में लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस होना ज्यादा स्टार्ट हो गए। और जैसे ही लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, तो अगर हम के बाय एल रेशियो की बात करें तो एल की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है, बट कैपिटल की डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो क्या होगा अल्टीमेटली इसकी वजह से ये होगा कि जो कैपिटल है उसकी डिमांड मार्केट में कम हुई। तो यहाँ पे जो पुरानी जो जो लोग पहले भी कैपिटल को सप्लाई कर रहे थे, अब वो बोलेंगे कि ठीक है, हम अपने क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डिमांड क्रिएट हो, हम सस्ते में देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, कैपिटल हर्ट हो गई।
और लेबर के लिए क्या हुआ, लेबर को बेनिफिट मिला। तो यही चीज किसने बोली, स्टॉल्पर और सैमुअल्सन ने कही। उन्होंने कहा कि अगर जिस कंट्री में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट होगा, अगर हम इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट था, इट इज लेबर। तो लेबर अबंडेंट की वजह से हुआ क्या कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हुई, और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की जैसे ही डिमांड क्रिएट हुई तो अल्टीमेटली लेबर की डिमांड क्रिएट हुई। ठीक है, तो लेबर की डिमांड क्रिएट होते ही क्या हो गया, लेबर को बेनिफिट मिला, और जो रिलेटिवली स्केर्स प्रोडक्शन था वो कौन सा था, दैट इज द कैपिटल इन द इकोनॉमी। तो कैपिटल को क्या हुआ, कैपिटल गेट्स हर्ट इन दिस होल थिंग। क्लियर? प्लीज इसको एक और बार रीड करिए। इन 1941 स्टॉल्पर एंड सैमुअल्सन वर्कड आउट फ्रॉम द हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम। उन्होंने थ्योरी कहां से निकाली है, उन्होंने थ्योरी निकाली हेक्स्टर-ओलिन थ्योरम से। अब थ्योरम है क्या उनकी, अ थ्योरम कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ यहां तक? According to this theorem, the opening of trade, that is free trade, जब कोई भी फ्री ट्रेड क्या होता है, जब कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होता, कोई भी कंट्री एक दूसरे पे क्या करती है, टैरिफ नहीं इंपोज करी, कोटा नहीं इंपोज करी, टैरिफ कोटा हम अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, will benefit the relatively abundant factor and hurt the relatively scarce factor of production. क्लियर हुआ? तो ये तो था हमारा एक इंट्रो। अब हम एजम्पशंस देखेंगे। अभी तक जितने भी मॉडल्स देखे हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंट्रो देखते हैं एंड देन हम लोग एजम्पशंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े वहां पे हमने क्या पढ़ा, टू गुड्स। तो यहाँ पे भी हमने बोला कि हमारे पास क्या है, दो गुड्स है, लेकिन सॉरी, यहाँ पे हमने बोला टू गुड्स प्लस हमने क्या बोला यहाँ पे, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल। क्लियर? यहाँ पे और पुराने मॉडल्स में आपको क्या डिस्टिंक्शन दिखेगी, पुराने मॉडल्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, चाहे हमने हेक्स्टर-ओलिन की बात की, चाहे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की, हम हमेशा दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि इंडिया एंड यूएस आर द टू कंट्रीज, और कंट्री ए एंड कंट्री बी आर टू कंट्रीज, मलेशिया एंड इंडिया आर टू कंट्रीज। जैसे भी हमने एग्जाम्पल ली हमने हमेशा क्या लिया, हमने हमेशा बात की दो कंट्रीज के ऊपर। बट यहाँ पे फर्क कहाँ पे आया, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंट्री की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है, एक कंट्री की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर फोकस किस पे है, अगर हम लेबर अबंडेंट की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या बोल रहे हैं कि लेबर इज अबंडेंट फैक्टर बट कैपिटल इज स्केर्स फैक्टर। तो हम वहीं पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री के अंदर जो लेबर है उस फैक्टर को क्या होगा, उस फैक्टर को बेनिफिट होगा, और जो कैपिटल है दैट इज द स्केर्स फैक्टर, उस फैक्टर को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। क्लियर? तो पॉइंट फर्स्ट को पढ़िए, द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स से स्टील एंड क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, यहाँ पे उसने सिर्फ यही बात की है कि हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और हम लोग दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द स्टील एंड द क्लॉथ। नंबर टू, स्टील इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ, के बाय एल। यहाँ पे अगर हम इस रेशियो की बात करें, के बाय एल इज ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 होगा, आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमिनेटर में कैपिटल है एंड हम बोल रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव, इसका मतलब के ज्यादा यूज हो रही है, कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है, एंड क्लॉथ इज लेबर इंटेंसिव। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, के बाय एल इज लेस देन 1। क्लियर हुआ? तो अगर आपको कभी लिखा हो एग्जाम में के बाय एल इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जिस गुड की हम बात कर रहे हैं वो गुड कैसा है, इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव गुड। और के बाय एल इज लेस देन 1, इसका मतलब जिस गुड की अब हम बात कर रहे हैं वो गुड कैसा है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव गुड। क्लियर? द सप्लाईज ऑफ बोथ द फैक्टर्स आर फिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल सेम सप्लाई रहने वाली है, उसकी सप्लाई पे सडन कोई हमें चेंज इकोनॉमी में दिखाई नहीं देने वाला। फोर्थ पॉइंट, द कंट्री इज एज्यूम टू बी लेबर अबंडेंट। यहाँ पे उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, लेबर अबंडेंट। क्योंकि हम हेक्स्टर-ओलिन में भी बोलते हैं कि एक कंट्री क्या है, वन कंट्री इज लेबर अबंडेंट एंड द अनदर इज कैपिटल अबंडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, हमारे केस में जो कंट्री है दैट इज लेबर अबंडेंट, और जब लेबर अबंडेंट है तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, कैपिटल स्केर्स। ठीक है, देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द फैक्टर एंड द कमोडिटी मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ
अगर हम के और एल की बात करें तो कैपिटल और लेबर, जिस मार्केट कैपिटल और लेबर की अगर बात करें वो मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है, सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन है, प्राइसेस को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और सेम इज द केस विद द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या हुई, जहां पे हम फाइनल आउटपुट की बात कर रहे हैं। जब भी हम फाइनल आउटपुट की बात करेंगे तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, दैट मार्केट इज नोन एज कमोडिटी मार्केट। और लास्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेन्स फिक्स्ड। इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं अब आप लोग मुझे बताएंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा टर्म्स ऑफ ट्रेड का लेक्चर तो प्लीज टर्म्स ऑफ ट्रेड का लेक्चर वॉच करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रो पार्ट पढ़ लिया और हमने क्या देखा, हमने एग्जाम्पशंस देख ली। अब हम क्या देखेंगे, अब हम डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। अब हम डायग्राम देखेंगे तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। हमने किसकी बात की, हमने कहा एक कंट्री है जो क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर रही है और स्टील भी प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कोई दो कमोडिटीज प्रोड्यूस की जा रही है एक कंट्री के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों कंट्रीज के सॉरी एक कंट्री के दोनों गुड्स को शो करेंगे एक ही डायग्राम में। हम करेंगे क्या, बेसिकली अगर हम दो गुड्स अलग अलग बात करें, अगर मैं स्टील के की बात करूं तो मैं स्टील के लिए क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि स्टील इज प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग लेबर एज वेल एज कैपिटल। और क्लॉथ की भी अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ के लिए भी मुझे क्या कहना पड़ेगा, लेबर और कैपिटल दोनों यूज हो रहे हैं, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एज वेल एज क्लॉथ। तो इस तरीके से अब हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आपने क्या देखना है, आप इस चीज में क्या ऑब्जर्व करें कि हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कैपिटल ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे लेबर ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बोलूं ओरिजिन फॉर लेबर गुड, और यहाँ पे ही अगर मैं इस चीज को बोलूं ओरिजिन फॉर कैपिटल गुड, तो यहाँ पे अगर देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसी डायग्राम को यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक जगह बोलेंगे कि इट इज द ओरिजिन फॉर लेबर गुड और दूसरी जगह हमने क्या बोलना है, इट इज द ओरिजिन फॉर कैपिटल गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो हमने बोला कि एक कंट्री है जहां पे एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, लेबर, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कैपिटल। हियर इज अ पॉइंट ए में हमने लिया लेबर गुड, इट इज अ बी पॉइंट जहां पे हमने क्या लिया कैपिटल गुड, और यहां पे आप मार्क कर दीजिए सी एंड डी। क्लियर। अब अगर आपको याद होगा जो हमने पुराने मॉडल्स पढ़े, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो हम वहां पे क्या करते थे, हम वहां पे भी पहले बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन को कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम वही चीज करेंगे बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड। तो यहाँ पे हमने बोला कि बिफोर ट्रेड यहाँ पे लेबर गुड हमारा क्या है, क्लॉथ, और कैपिटल गुड क्या है हमारा, स्टील। तो हमने बोला कि बिफोर ट्रेड क्या करी है कि कंट्री, यहाँ पे कंट्री इतना क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉथ, और यहाँ पे वो क्या कर रही है, स्टील प्रोड्यूस कर रही है। और ये हमारे पास पॉइंट है, दैट इज द प्रोडक्शन पॉइंट। लेकिन कौन सा प्रोडक्शन पॉइंट, बिफोर ट्रेड। तो यहाँ पे हम इन आइसो पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने बोला इट इज टी नॉट टी नॉट, इसको बोला एस नॉट एस नॉट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। तो हमने बोला कि दिस इज द आइसो पॉइंट फॉर व्हाट, टी नॉट रिप्रेजेंट आइसो पॉइंट फॉर क्लॉथ, और एस नॉट क्या है, आइसो पॉइंट है किसके लिए, स्टील के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हमें देखना है कि कैपिटल लेबर रेशियो। अब हमने क्या बोला, स्टॉल्पर सेम्युलसन पढ़ते समय हमने पहले ही बोला कि स्टॉल्पर सेम्युलसन किसकी बात कर रहा है, कि कौन से फैक्टर को बेनिफिट होने वाला है। कि हमने बोला कि लेबर इंटेंसिव गुड की अगर हम बात करें तो लेबर अबंडेंट कंट्री में किसको बेनिफिट होगा, लेबर को, जो फैक्टर ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, बेनिफिट देखना है। तो बेनिफिट किस हिसाब से देखेंगे, हम रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। कैपिटल के लिए क्या रिवॉर्ड है, कैपिटल को इंटरेस्ट जाता है और लेबर को क्या जाता है, वेजेस। तो हमने डब्ल्यू बाय आर की बात करनी है। तो डब्ल्यू बाय आर इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू बाय आर क्या हुआ, प्राइस रेशो। अब हम प्राइस रेशो को कैसे शो करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन का भी कुछ नाम दे दो, जस्ट अ मिनट। इसको हमने बोला इट इज पी नॉट
पी नॉट बेसिकली है क्या? पी नॉट इज टेंजेंट। अगर आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट याद होंगे तो जब हम आइसोक्वांट पढ़ते हैं तो हम वहां पे उसके बाद क्या बात करते हैं? हम प्राइस लाइन की बात करते हैं। और प्राइस लाइन हमें क्या बताता है? हमें यही तो बताता है कैपिटल और लेबर के बाय एल की बात ही तो करते हैं, प्राइसेस ऑफ द कैपिटल एंड प्राइसेस ऑफ द लेबर। तो यहाँ पे भी उसने वही बोला, पी नॉट रिप्रेजेंट फैक्टर प्राइस रेशो। और फैक्टर प्राइस रेशो क्या है? फैक्टर प्राइस रेशो इज W बाय R। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे याद होगा टैंजेंट। ठीक है, अब हम टैन की बात करते हैं। तो अगर टैंजेंट ऑफ ए की मैं बात करूं या टैन की बात करूं, तो ये याद है आपको फॉर्मूला? तो टैंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज टेंजेंट। तो यहाँ पे मुझे बताइए, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसको हमने मार्क किया क्यू। तो हम बोलेंगे कि क्यू पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ टी नॉट कौन सा टेंजेंट रिप्रेजेंट, सॉरी कौन सा आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? टी नॉट रिप्रेजेंट योर क्लॉथ। तो क्लॉथ की प्रोडक्शन में हमने बोला कि हमारे पास कितना कितना कैपिटल और कितना लेबर यूज हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल क्यू, सॉरी टैन ऑफ एंगल क्यू ए सी। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया तो इस फॉर्मूला के साथ इसको रेजोनेट करिए। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? क्यू एम मार्क करूं अगर मैं इसको, क्यू एम इज व्हाट? कैपिटल। इतना इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है और ए एम अमाउंट ऑफ लेबर यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, आपको कैसे देखना है? tan ऑफ थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो k बाय एल कितनी यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ? इट इज क्यू एम डिवाइडेड बाई ए एम। यहां तक क्लियर हुआ? और लाइकवाइज अब हम किसकी बात करेंगे कि स्टील की प्रोडक्शन पे, स्टील का आइसो पॉइंट क्या है? एस नॉट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। आपकी कितनी कैपिटल यूज हो रही है और कितनी लेबर यूज हो रही है? हमने बोला अब हमारी कितनी यूज हो रही है? tan ऑफ एंगल क्यू बी डी, इतना हमारा यूज हो रहा है। ये कौन सी सिचुएशन थी? इट इज अ सिचुएशन बिफोर ट्रेड। यहां तक क्लियर है? 1 मिनट का पॉज करिए वीडियो को और डायग्राम बनाइए। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये तो हमने क्या बोला? हमने बोला दिस इज अ सिचुएशन बिफोर ट्रेड। लेकिन जैसे ही ट्रेड ओपन अप हुआ, दोनों इकोनॉमीज ने बोला कि ठीक है, हम अब क्या करेंगे? अब हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो दोनों विलिंग हुई ट्रेड करने के लिए, तो क्या होगा? कंट्री जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारे केस में, वो क्या करेगी? उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं अब वो गुड प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा, अकॉर्डिंग टू हेक्स्टर-ऑयलिन थ्योरम, वो क्या करेगी? वो लेबर इंटेंसिव गुड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस भी करना चाहेगी और एक्सपोर्ट भी करना चाहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब क्या करेगी कंट्री? ये इस कंट्री ने बोला मैं क्लॉथ को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी। तो आइसोक्वांट वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए। तो जब हमें ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करना है, हम क्या करेंगे? हम मूव करेंगे टूवर्ड्स हाइयर आइसोक्वांट। तो पहले वो कितना प्रोड्यूस कर रही थी? टी नॉट पे। अब वो किसी और आइसोक्वांट पे प्रोड्यूस कर रही है और हमने बोला दिस इज सम आइसोक्वांट T1। क्लियर हुआ? पहले यहां थे, अब आप आ गए यहाँ पे। तो अब जैसे ही उसने अपने ज्यादा जितने भी रिसोर्सेज थे वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिए? इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो रिसोर्सेज हमें स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिवली कम हो जाएंगे और अब वो स्टील पहले से कम करेगी। तो हम क्या करें? एस नॉट के कंपैरेटिवली हमने बैकवर्ड मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए, हम इसको बोलेंगे आर। आर अब आफ्टर ट्रेड हम कहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं? वी आर प्रोड्यूसिंग एट सम पॉइंट आर। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉरी। यहाँ जैसे हमने पी नॉट किया ना यहाँ पे, अब उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और इस टेंजेंट को आप नाम दे दीजिए P1। अब मुझे आप लोग बताइए, जब हमने P1 ड्रॉ किया, आपको लग रहा है कि P1 इज स्टीपर देन P नॉट? हम लिखेंगे P1 इज स्टीपर देन P नॉट।
अब मुझे बताइए कि P1 या P0 ये टेंजेंट बता क्या रहा है? ये टेंजेंट्स बता रहे हैं कि कितना आपका K/L यूज हो रहा है। और जैसे ही वो स्टीपर हुआ, इसका मतलब क्या है? वो y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से हमें पता क्या चला? हमें ये चीज बता रही है कि अब दोनों गुड्स में, लेबर गुड एंड कैपिटल गुड, क्लॉथ या स्टील में क्या हो रहा है? दोनों गुड्स में K/L की रेशो इंक्रीज कर गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों गुड्स में हमने क्या बोला? K/L रेशो इंक्रीज इन बोथ द गुड्स। मैंने यहां पे एक गुड की बात नहीं की, मैंने क्या बोला? बोथ द गुड्स। यहां तक लिखिए, यहां तक डायग्राम बनाइए। अब हम क्या बोलेंगे? अब हमने क्या बोलना है? अब हमने एंगल रिप्रेजेंट करना है। अब एंगल से भी रिप्रेजेंट करो इसी चीज को। अब ये कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है? आर ए सी, टैन ऑफ आर ए सी, यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा कैपिटल बाय लेबर रेशो अब यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। और लाइकवाइज हमने यहां पे भी बोला इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील अब ज्यादा K/L रेशो यूज हो रही है। क्लियर हुआ यहां तक डायग्राम? अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, वाई K/L राइजेस? ठीक है, कि क्यों K/L राइज कर रही है दोनों की प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एज वेल एज इन द प्रोडक्शन। तो देखिए, जैसे ही ट्रेड ओपन अप हुआ तो हुआ क्या? कंट्री ने सोचा कि जो फैक्टर मेरे पास ज्यादा था, लेबर, आई एम अ लेबर अबंडेंट कंट्री, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लेबर को यूज करना चाहिए। लेकिन वो लेबर को अभी तक यूज क्यों कर रही थी? अगर आप लोग सोचे तो लेबर पे वो इसलिए एम्फोसिस कर रही थी बिकॉज लेबर इज चीप। लेबर इज चीप। और लेबर को चीप करते करते क्या हुआ? क्या इसका रिपरकशन हुआ क्या? कि लेबर की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ना स्टार्ट होगी। और जैसे ही डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हुई, एजम्पशन दिमाग में रखिए, वहां पे क्या लिखा है कि सप्लाईज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट। सप्लाई पे चेंज नहीं आया। चेंज कहां पे आया? चेंज आया डिमांड के अंदर। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। तो डिमांड लेबर की इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई नहीं हुई, तो वो डिमांड कहां से मीट होगी? वो डिमांड मीट होगी दूसरे सेक्टर से। तो क्लॉथ वाले को लेबर चाहिए था, स्टील जो था वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ स्टील अब कम हो गई है कंपैरेटिवली। तो क्या हुआ? यहां से जो लेबर था वो मूव करना स्टार्ट हो गया टू द क्लॉथ सेक्टर। और जैसे ही स्टील टू क्लॉथ लेबर जा रहा है, तो लेबर ने क्या किया? लेबर को पता चल रहा है कि मेरे मेरी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है? उसने अल्टीमेटली क्या किया? उसने ज्यादा से ज्यादा वेजेस मांगना स्टार्ट कर दी। तो हम क्या बोलेंगे? हमने बोला कि वेजेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्लियर हुआ यहां तक? तो जैसे ही यहाँ पे वेजेस इंक्रीज हो गई, तो अब जो ऑन्टरप्रेन्योर था, ऑन्टरप्रेन्योर को क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो, मेरा तो मोटो क्या है? मेरा मोटो है टू अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन वेजेस इंक्रीज हो गई तो मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे वेजेस की जगह, मुझे लेबर की जगह, मुझे क्या करना चाहिए? लेबर की जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कैपिटल को। तो उसने क्या किया? आस्ता आस्ता लेबर की जगह क्या किया? कैपिटल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम कहेंगे L/K फॉल कर गई और K/L स्टार्ट इंक्रीजिंग। और स्टील के केस में अगर बात करें तो लेबर तो ऑलरेडी कम है, वो वहां पे हेविली डिपेंडेंस किस पे है? कैपिटल पे। तो K/L यहाँ पे भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और यहाँ पे भी। इसीलिए मैंने बोला कि कैपिटल बाय लेबर रेशियो इंक्रीजेस इन बोथ द सेक्टर, दैट इज द लेबर इंटेंसिव एंड द कैपिटल इंटेंसिव। और अभी जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, तो वहां से आप लोगों को जो हमारा स्टॉल्पर सेम्युलसन का हाइपोथेसिस था वो भी तो क्लियर हुआ कि जैसे मैंने क्या बोला कि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करी, तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करने की वजह से हुआ क्या? लेबर प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो लेबर प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो हम यही तो प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारा क्या है? लेबर इज व्हाट? लेबर इज abundant फैक्टर इन आवर केस। तो हमने यही चीज बोली कि जो हमारा abundant फैक्टर था उसको क्या हुआ? उसको बेनिफिट हुआ। और जो हमारी कैपिटल थी उसने क्या किया? जो हमारा स्टील इंडस्ट्री थी वहां से भी, अब क्योंकि स्टील की तो प्रोडक्शन कम होगी, वहां पे कैपिटल भी क्या है? कैपिटल भी क्या होगी? कैपिटल भी रिलीज होना स्टार्ट होगी। अब उस कैपिटल को क्या करना था?
कैपिटल को भी कहीं एब्जॉर्ब होना था, तो उन्होंने क्या कहा, जिन लोगों के पास कैपिटल थी इन द स्टील इंडस्ट्री, उन्होंने कहा ठीक है आप मिनिमम रेट पे ही हमारी कैपिटल को क्या करिए, अपने क्लॉथ सेक्टर पे एब्जॉर्ब करिए। अब उन्होंने जैसे ही कहा हमारे कैपिटल को मिनिमम रेट्स पे आप एब्जॉर्ब करिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिवॉर्ड्स फॉर कैपिटल स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरीके से हमें पता चला कि वेजेस स्टार्ट इंक्रीजेस एंड इंटरेस्ट फॉर कैपिटल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम बोल क्या रही है, इट टॉक्स अबाउट कि हमारा जो अबंडेंट फैक्टर है इकोनॉमी के अंदर वो क्या होगा, वो फ्लरिश करेगा, और हमारा क्या होगा, हमारा जो रिलेटिवली स्केर्स फैक्टर है उसको क्या होगा, वो हर्ट होगा, उसको कम रिवॉर्ड्स मिलेंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। क्लियर? यहां तक आपके स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम कंप्लीट है। अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे जो आप एग्जाम में बना सकते हैं साथ में, लेकिन आपको जो अभी हमने डायग्राम की वो तो आपको करनी ही करनी है साथ में। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाइए कि कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी। हमने बोला एक्स एक्सिस पे वी हैव क्लॉथ, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा, स्टील। हमने बोला दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं, स्टील एंड क्लॉथ दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम पुरानी डायग्राम के ही पॉइंट्स को यहाँ पे वापस से लिखे। हमने बोला दिस इज आवर पॉइंट क्यू, दिस इज आवर पॉइंट आर, और आप लोगों को पता है क्यू पॉइंट क्या बता रहा था, बिफोर ट्रेड सिचुएशन। हमने बोला बिफोर ट्रेड हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ट्रेड ओपन अप हुआ, तो आप लोगों को पता है कि क्या हुआ, हम लोग क्या थे, हम लोग लेबर अबंडेंट कंट्री थी। तो जैसे ही हम लेबर अबंडेंट कंट्री थे, तो कंट्री ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्लॉथ ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो अब वो कहाँ मूव किए, अब वो मूव किए क्यू टू आर। ठीक है, आर, क्योंकि आपको बता रहे हैं ना ये मोर क्लॉथ। क्लियर? तो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही कंट्री ने सोचा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए, तो अब यहाँ पे जो स्टील सेक्टर था उसके पास जितने भी रिसोर्सेस थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर तो वो इजिली ले रहा है, तो लेबर के लिए जो क्लॉथ क्लॉथ सेक्टर है वहां पे क्या हुआ, लेबर के रिवॉर्ड्स जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो गए। बट स्टील सेक्टर के पास सिर्फ वेजेस तो थी नहीं, सॉरी सिर्फ लेबर तो था नहीं, अदर देन द लेबर उसके पास क्या था, कैपिटल भी था। तो कैपिटल के लिए केस में क्या हुआ, क्लॉथ वाले ने कहा कि मुझे इतनी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा जो सेक्टर है वो कैसा है, वो इट इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो स्टील वाले ने कहा कि ठीक है, मेरे पास जो कैपिटल है वो मैं आपको चीपर रेट्स में दूंगा। तो चीपर रेट्स उसने कहा ठीक है, क्लॉथ वाले ने कि चीप में मिल रही है तो मैं एब्जॉर्ब करने को तैयार हूं। तो जितना कम रेट पे वो एब्जॉर्ब करने को तैयार है, तो उतने कम में ही स्टील वाला भी विलिंग हो गया टू सेल दैट कैपिटल। तो उसने क्या किया, कैपिटल के लिए जो भी इंटरेस्ट था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा वेजेस इंक्रीज हुई, और कैपिटल जो आपकी कैपिटल था उसके भी रिवॉर्ड्स फॉल करना स्टार्ट हो गए। तो यही आपकी स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम है, जो क्या कहती है कि आपका जो अबंडेंट फैक्टर है उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो आपका स्केर्स फैक्टर है उसको क्या मिलेगा, इट हर्ट्स। क्लियर? तो अब हमारी ये तो खत्म होगी। अब हम देखेंगे कि क्या इस थियोरी के कोई इम्प्लीकेशंस हैं। लेट्स सी। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें इस थियोरी के, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये थियोरी लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। सबसे पहली बात करें, जो हमने एग्जाम्पशंस पे भी बात की, इसने किसकी बात की, इट टॉक्स अबाउट फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड से हमें देखने को क्या मिला कि यहाँ पे जैसे जैसे हमने बात की कि क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर जो है उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या है, दे आर लेबर अबंडेंट कंट्रीज। और जैसे ही हमने बोला कि वो कंट्रीज लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या यहाँ से इस थियोरी, ये थियोरी हमें ये भी बोलती है कि फ्री ट्रेड जो है वो इंप्रूव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इम्प्लीकेशन, फ्री ट्रेड विल इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, distribution of income within
लेस डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर हुआ? दूसरी चीज मुझे बताइए कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम की, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पे बात कर रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रही है? आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको? अगर हम स्टॉल्पर सैमुअल्सन की बात करें, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बात की कि दिस थियरी टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन। और हमने क्या बोला? जैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही जो आपका अबंडेंट फैक्टर था उसको बेनिफिट हुआ। और हम सब जानते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के केस में अबंडेंट फैक्टर कौन सा है? इट इज लेबर। तो हमने क्या देखा कि लेबर को अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ। और हम लोग अपनी कंट्रीज के अंदर यही तो चाहते हैं कि जो हमारी लेबर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सच कंट्रीज इज वेरी पुअर। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जो हमारी हमारी जो भी स्ट्रैटेजी रहे वो किसको फेवर करे? इट फेवर्स द लेबर क्लास, ताकि क्या हो, हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इगैलिटेरियन हो जाए। उससे ये नहीं हो कि रिच रिच बिकम मोर रिचर और पुअर बिकम मोर पुअर। हम इस तरीके की फिलोसफीज नहीं चाहते। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से it it favors export promotion rather than import substitution, and ultimately it will favor our labor, that is the abundant factor in less these developed countries. Clear? तो ये हमारी थी implications of स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज आप मेरे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज